Welcome to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is our day 6 video on MCQ series of chapter Money Functions and Supply, which is part of macroeconomics subject. So this is the last video on money functions and supply. हम कह सकते हैं ये part 6 है इसका, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके 5 पार्ट्स कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारे 25 MCQs इस चैप्टर के हो चुके हैं और आज हम लास्ट जो हमारे बचे हुए 5 MCQs हैं 26 to 30 वो करेंगे। होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और आपको समझ में भी आए होंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं MCQs, और आज के लेसन में लास्ट 5 MCQs करेंगे। और अगर नीड अराइज हुई इन फ्यूचर और भी MCQs बने तो हम फिर से लेकर आएंगे इसी चैप्टर से, लेकिन तब तक के लिए बाकी चैप्टर्स को भी विद इन टाइम हमें कंप्लीट करना है। सो बाकी चैप्टर्स को भी हम स्टार्ट करेंगे। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का। तो बैंकिंग का चैप्टर भी सिलेबस में है दिसंबर में आने वाले एग्जाम के MCQs में। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो बैंकिंग का होगा। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल रही हूँ, जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये आज की लास्ट वीडियो, क्योंकि थोड़े से जर्नल टाइप क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस चैप्टर, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। वेरी इजी क्वेश्चन बट कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। अभी वर्ड देखिए ध्यान से क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा होता है ना, जो हमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट होता है। इसी से बच्चे कंफ्यूजन में आकर ऑप्शन कोई और लगाकर आंसर आ जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन में क्या वर्ड है? इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। कॉइन्स लिखा हुआ है, करेंसी नहीं लिखा हुआ, कॉइन्स लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान है। अभी कॉइन्स कौन इशू करता है वो देखते हैं। सो ऑप्शन ए इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। क्लियर? अभी ये 4 ऑप्शंस में अगर आपको आंसर पता है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर साइड में लिख लीजिए, फिर हम चेक भी करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? बच्चों को कंफ्यूजन मेन किस में होती है? इन दो चीजों में होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन दोनों में डिफरेंस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मतलब सबसे ऊपर है, लेकिन वो क्या कॉइन्स इशू करता है? नहीं करता। कॉइन्स इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी इसके पीछे एक एक्ट बना हुआ है। ये इशू करने के पीछे क्या है? एक एक्ट बना हुआ है। क्यों इशू करता है वो पढ़ते हैं। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन सी ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन क्यों है वो समझिए। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट, सोल राइट ऑफ मिंट कॉइन्स। अब मिंट कॉइन क्या होता है? मिंट का मतलब क्या है? मिंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ कंट्रीज कॉइन करेंसी। अभी प्राइमरी सोर्स कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है कंट्री का, जो कॉइन को इशू करता है, कॉइन की करेंसी को इशू करता है? सिर्फ कॉइन्स आते हैं। कॉइन्स मतलब कि सच डिनोमिनेशन नॉट हायर देन 100 रुपी, जो एक 100 रुपी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 रुपीज के अंदर अंदर जो करेंसी है, कॉइन्स है, इशू करते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है सोल राइट टू मिंट कॉइन्स। क्लियर? तो मिंट कॉइन करने के लिए, मिंट का मतलब मैंने आपको बताया क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ कंट्रीज कॉइन। क्लियर? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्लियर? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो पैसे से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं वो इशू करता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है, सिर्फ अकेला राइट है टू मिंट कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स को प्रोड्यूस इशू करने का राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ RBI, but it issues the currency coins with the circulation only through the Reserve Bank of India in terms of RBI Act. ये याद रखिएगा। उसकी इजाजत के बिना नहीं वो कर सकता। क्लियर? उसकी परमिशन लेकर फिर ही करेगा, खुद से ही नहीं इशू कर दिया कि RBI को पता भी नहीं, RBI की परमिशन के बिना
ये सब नहीं होता। क्लियर? अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये क्या है कि इसके पीछे जैसे मैंने बोला कि एक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉइनेज वेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कॉइनेज एक्ट। इसके पीछे क्या कौन सा एक्ट है? कॉइनेज एक्ट, जो कि 1960 में बना था बट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये अमेंड भी हो जाता है, अमेंड होता रहता है टाइम टू टाइम, जो भी इसमें चेंजेस आते हैं अमेंडमेंट होते हैं, चेंजेस जो है विद टाइम आते रहते हैं। क्लियर? और डिजाइनिंग एंड मिंटिंग, जो मिंटिंग यानी कि प्रोडक्शन, क्लियर, प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन जो कॉइन्स के रिलेटेड है, डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशंस इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अभी अगली क्या है? अभी कॉइन्स जो मिंट होते हैं एट 4 इंडियन गवर्नमेंट्स मिंट्स करते हैं एट, अभी ये मिंट्स गवर्नमेंट मिंट्स बनी हुई है, याद रखिएगा कि 4 है, इसमें से भी क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछ सकते हैं क्योंकि ये मनी के रिलेटेड चैप्टर है, सो जनरल नॉलेज का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें पार्ट भी इंक्लूड है कि मनी की डिनोमिनेशन को इशू कौन करता है, कॉइन्स की जो डिनोमिनेशन है उसको इशू कौन करता है। अभी 4 गवर्नमेंट मिंट्स बने हुए, एक है मुंबई में, एक अलीपुर कोलकाता में जो है, एक सैफाबाद हैदराबाद में है, फिर चालापैली जो कि हैदराबाद में है, और एक है नोएडा यूपी में। क्लियर? तो ये 4 मेन मिंट्स हैं, गवर्नमेंट मिंट है इंडिया गवर्नमेंट के, जहां पर कॉइन्स जो है मिंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of this lesson, 27 question, government is the dash source of money supply। अभी कल के लेसन में ही हमने किया था, ये गवर्नमेंट कौन सा है, मैंने कल आपको बोला भी था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को याद में रखिएगा। अभी कल के लेसन में जो चीज हमने की थी ना, वो सप्लायर से रिलेटेड थी। आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पर इशूड की जगह पर लिखा होता ना सप्लाई वर्ड लिखा होता, सप्लाई वर्ड लिखा होता तो इन तीनों में से हमारा आरबीआई ही सिलेक्ट हो सकता था। क्लियर? तो अगर सप्लाई वर्ड लिखा होता तो क्वेश्चन की सेंस बदल जाती है। क्लियर? ये याद रखिएगा क्योंकि कल के लेसन में हमने सप्लायर्स लिखा था, सप्लाई भी नहीं सप्लायर्स, कि इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड या सप्लायर हु सप्लाइड द कॉइन्स। तो सप्लाई जो है बैंकिंग सिस्टम करता है, स्टेट बैंक भी हो सकता है, वो कमर्शियल, क्योंकि हमने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल किया था सप्लायर्स से रिलेटेड किया था, और ये रिलेटेड है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सप्लायर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको याद है, मैंने अभी हिंट भी दे दिया आपको, गवर्नमेंट इज द डैश सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। गवर्नमेंट के कौन सी सप्लायर सोर्स है मनी का, मैंने कल आपको बोला भी था, ये याद रखिएगा। फर्स्ट कौन होता है, सेकंड कौन होता है, थर्ड कौन होता है। अभी इसका आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो सोचकर जरा अपना आंसर साइड में लिख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड। क्लियर? सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी थर्ड। गवर्नमेंट थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है इन इंडिया। क्यों है, देखिए अभी हमने कल पढ़ा था इसकी एक्सप्लेनेशन में कि सप्लायर्स ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ करेंसी आरबीआई, आरबीआई फर्स्ट सप्लायर है, सेकंड सप्लायर कौन है, कमर्शियल बैंक है, और थर्ड वन इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थर्ड नंबर पर आती है इसको सप्लाई करने में। क्लियर? तो इसलिए हमने बोला था कल सप्लायर्स का क्वेश्चन किया था, और आज साथ ही साथ हमने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कॉइन्स को कॉइन्स की जो मिंट है कौन करता है, कॉइन को जो इशू है वो कौन करता है। क्लियर? सप्लायर जो है 3 सप्लायर्स है मेन। क्लियर? 3 सप्लायर्स है, वो कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट। अभी ये बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जो 4 इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर? तो 4 इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स कौन कौन से हैं, मुंबई, अलीपुरी जो कोलकाता में, सैफाबाद हैदराबाद में, चेल्लापल्ली हैदराबाद में, नोएडा यूपी। क्लियर? ये 4 इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अभी जो ये याद रखिएगा एक और, कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या नोट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉइन्स इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ये याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। क्लियर? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी सिर्फ कॉइन्स करती है इशू, ये याद रखिएगा, नॉट द नोट्स। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज। अभी ये हमने सेकंड लेसन में डे 2 के जो हमारा वीडियो था उसमें किया था, अगर आपने देखी है तो बहुत इजी है आपके लिए क्वेश्चन।
डे 2 की वीडियो में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था और क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक और नया क्वेश्चन बनाया वहां से ही उठाकर। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज, मनी की इंट्रोडक्शन यानी कि ये मनी की मीनिंग की बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज, मनी के मीनिंग में इंट्रोडक्शन में क्या कौन कौन सी चीजें हैं। अभी ऑप्शन पर आते हैं। सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या मनी की इंट्रोडक्शन से एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज एक इंडिविजुअल के अलग अलग हो जाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी है कंबाइंड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल, अभी कंबाइंड हो जाते हैं सेल और परचेज के इंडिविजुअल, मतलब कि इसका मतलब क्या बन रहा है, ऑप्शन डी का कंबाइंड का मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे हमें सेल करना है, एक ही टाइम पे हमें परचेज करना है। हम जो है अलग अलग करके सेल किसी भी टाइम पर अगर हमें अकेला सेल ही करना है किसी चीज को तो वो नहीं कर सकते, मतलब कंबाइंड हो गए दोनों, सेल एंड परचेज दोनों कंबाइन है तभी हो पाएंगे, ये बोल रहे हैं ऑप्शन बी में। अभी ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, इससे क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया कि स्कोप सेल एंड परचेज का। एंड ऑप्शन डी इज ए एंड सी, ए और सी दोनों। अभी अगर आपको पता है आंसर, सोच के जरा अपना आंसर साइड में लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ऑप्शन डी क्यों है, ए और सी दोनों आ रहे हैं इसमें। ए क्यों आ रहा है, बिकॉज मनी की इंट्रोडक्शन से हम किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पर सेल भी कर सकते हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट कर दिया। हमने इसके मीनिंग में डिटेल में पढ़ा था कि एक्ट जो है सेल और परचेज के एक इंडिविजुअल के अलग अलग हो गए विद इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी एक्सपेंडेड, अभी इसमें हमने चार्ट किया था एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज का, वो हम फिर से डिस्कस करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल रही हूँ, जरूर चेक कीजिएगा डे 2 की वीडियो में। क्लियर। तो अभी ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाती है, बिकॉज कंबाइंड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल बोल रहे हैं, मतलब कि एक ही टाइम पर हमें एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर सेल भी कुछ करना होगा, परचेज भी कुछ करना होगा। सो ये तो सिस्टम किसका था, ये सिस्टम था इन द बार्टर सिस्टम, नॉट इन द मनी। ये बार्टर सिस्टम था, नॉट द मनी सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी के आने से एक्ट ऑफ सेल और परचेज दोनों अलग हो गए और इसने स्कोप ऑफ सेल और परचेज का और भी बढ़ा दिया था। क्लियर। नाउ मूविंग टू द आंसर, इसका आंसर डी ही है ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। क्लियर। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए जरा, हमने मीनिंग के जो मीनिंग था मनी का उसमें डिटेल में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को क्या बोलते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम बोलते हैं। An individual can buy a thing with money without selling anything at the same time, सेम टाइम पर एक इंडिविजुअल कुछ भी खरीद सकता है विदाउट सेलिंग एनीथिंग एट द सेम टाइम, एंड वाइस वर्सा कि वो कुछ भी खरीद भी बेच भी सकता है विदाउट बाइंग एनीथिंग। क्लियर। सो लाइकवाइज ही कैन सेल a thing for money without buying anything at the same time and buy anything without selling at the same time। क्लियर। दोनों चीजें वो कर सकता है। क्लियर। दस इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज हैज बीन सेपरेटेड। इसी वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ मनी के आने की वजह से सेल एंड परचेज ऑफ जो मनी था, सेल एंड परचेज ऑफ एनीथिंग हैज बीन सेपरेटेड। क्लियर। तो इसी वजह से ये चीज हुई। क्लियर। ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया क्यों हुआ ये। क्लियर। ये इसके मीनिंग में है, इसके बेसिक मीनिंग में है मनी के। अब इन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बोल रहा है कि एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, एक्सपैंड हो गया मनी का, सेल एंड परचेज की मनी की वजह से एक्सपैंड हो गया सेल एंड परचेज का सिस्टम। क्लियर। तो क्यों हुआ अब वो देखिए, मनी हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या था, एक्सचेंज किस में था, हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं कि बाय और सेल ही होता है ना, एक्सचेंज का मतलब क्या है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। तो यही बोल रहे हैं कि एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज। तो ये एक्सपेंशन ऑफ, अगर उन्होंने एक्सचेंज लिख दिया तो सेम ही मीनिंग है कि बाय एंड सेल। क्लियर। तो सेम ही चीज हो जाती है। क्लियर। सो मनी हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज, कर दिया। अभी एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज की वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हो गई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की होने की वजह से क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ आउटपुट।
और एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ आउटपुट होने की वजह से क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ हुई, एंड विच इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ कंट्री दैट अगर जीडीपी की ग्रोथ होती है, इससे क्या पता चलता है कि एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है, जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम। जीडीपी क्या होती है, किसी भी देश की इनकम को बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप लेसन नंबर 2 की वीडियो जरूर देखिए, डे 2 की वीडियो, जिसमें इसको हमने डिटेल में किया है। क्लियर? इससे रिलेटेड हमने असर्शन और रीजन का, स्टेटमेंट्स का अलग अलग वे से जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बनाकर डाला हुआ है, उसको जरूर देखेगा। ये बहुत डिटेल में हमने डे 2 की वीडियो में किया है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अभी क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, सो विच ऑफ द, ये भी एक जर्नल क्वेश्चन है। क्लियर? मनी से रिलेटेड जर्नल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। अब कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कौन सा सिस्टम फॉलो करता है फॉर इशूइंग करेंसी। करेंसी को इशू करने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है बाय द आरबीआई। क्लियर? सो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर ये जनरल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है अपना आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सोच कर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपने लेसन को थॉरली पढ़ा है ना, आपको इन आंसर्स को आंसर को देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप इसकी जब एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनोगे तो आपकी रिवीजन भी बहुत इजीली हो जाएगी। नाउ ऑप्शंस पढ़िए जरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रपोर्शनेट सिस्टम है, ऑप्शन बी है सिंपल डिपॉजिट सिस्टम है, ऑप्शन सी है मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, या फिर डी है फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू सिस्टम है। कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका आंसर ये, इट इज अ जर्नल क्वेश्चन कि बेसिक, इसका जनरल क्वेश्चन है कि जो इशू करने का जो सिस्टम फॉलो किया जाता है रिजर्व बैंक के थ्रू, कौन सा सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो देखिए थोड़ा सा इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस वे से बन सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्लियर? तो आंसर यही है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी देखिए इंडिया जो है, इन इंडिया जो आरबीआई जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, अगर देखिए हमने जो ये क्वेश्चन किया ना ये वाला कि गवर्नमेंट इज द सोर्स ऑफ मनी, डैश सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, कौन सी सोर्स है, ये थर्ड है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के जो है आरबीआई, वो कौन सा सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है, फर्स्ट है। कमर्शियल बैंक कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। इसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, इसकी हम पढ़ रहे हैं कि इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल फर्स्ट सप्लायर ऑफ मनी है। क्लियर? इसी तरीके से फर्स्ट सप्लायर के बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सप्लायर है फर्स्ट नंबर पर, तो वो है आरबीआई इन द कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? सो नाउ अब देखिए आरबीआई जो है क्या है, फर्स्ट सप्लायर ऑफ मनी है, और आरबीआई इशू करता है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई इशू करता है करेंसी को ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम आरबीआई मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व। अब इस सिस्टम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस सिस्टम में आरबीआई को कितने पैसे को मेंटेन रखना पड़ता है। आरबीआई मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। अभी ये याद रखिएगा, ये 200 रुपीज जो वो इन द फॉर्म ऑफ किस में होना चाहिए, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में मिनिमम रिजर्व रखता है अपने पास। क्लियर? और ऑफ दीज इस 200 करोड़ में से क्या है कि रिजर्व वैल्यू जो है ऑफ गोल्ड मस्ट बी कितनी होनी चाहिए, गोल्ड की 115 रुपीज 115 करोड़। क्लियर? ये याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इससे हमने क्वेश्चन नहीं बनाया लेकिन मैंने आपको बता दिया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? So now moving to the last question of money and supply chapter, and this money chapter will be completed here. Clear? तो इसके बाद हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। Now this is also a journal type question, हम बोल सकते हैं। So question number 30, high powered money is equal to, high powered money क्या है?
सो बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग भी है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो बाकी क्वेश्चंस किए उनमें कोई भी ऐसा टॉपिक में से नहीं उठाया। ये हमारा आज का जो लेसन था, सभी क्वेश्चंस तो जो थे वो जर्नल टाइप के क्वेश्चंस थे जो आने के चांसेस पेपर में हो सकते थे। क्लियर? सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये पीछे हमने जितने भी कंटेंट में से क्वेश्चंस उठाए हैं इनमें उनमें से ये टॉपिक का कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? सो ये हाई पावर्ड मनी क्या है? अभी ऑप्शंस पर चलते हैं। तो ऑप्शन है मनी सप्लाइड बाय द आरबीआई ओनली। हाई पावर्ड मनी है जो सिर्फ आरबीआई सप्लाई करता है, सिर्फ टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जो भी सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी है टोटल वो होगी। या ऑप्शन सी है नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, वो होगी। या ऑप्शन डी मनी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, wallet cash of the commercial banks as well as cash reserve of the commercial bank by the RBI. So अगर आपको आंसर पता है अपना आंसर लिखिए, फिर हम चेक करते हैं। सो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी। अभी क्यों है वो देखते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज मनी। मनी है जो हेल्ड बाय पीपल है एज वॉलेट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज क्या है? कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। अभी आंसर चलते हैं इसमें, इसकी आंसर यही है ऑप्शन डी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बढ़िए। अभी हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी है सम टोटल ऑफ, सम टोटल मतलब कि ये टोटल इन तीनों चीजों का टोटल है। कौन कौन सी चीजें? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो भी करेंसी लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो करेंसी। एंड द सेकंड थिंग इज वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो वॉलेट कैश है कमर्शियल बैंक्स का वो, प्लस थर्ड नंबर पर है कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी कैश रिजर्व है विद आरबीआई के पास जो भी सॉरी कमर्शियल बैंक्स का जो कैश रिजर्व है विद आरबीआई, जो उन्होंने आरबीआई के पास रखा हुआ है कैश रिजर्व, वो वाला। क्लियर? जो हम जिसे हम क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं जिसे हम, जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक ने रखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। क्लियर? तो वो कैश रिजर्व भी हाई पावर्ड मनी में आता है, जो वॉलेट कैश कमर्शियल बैंक्स के पास है, जो कि एसएलआर बोल सकते हैं हम उसे। तो और जो करेंसी हेल्ड बाय पीपल है वो, इन तीनों का जो सम है उसे हम बोलते हैं क्या? हाई पावर्ड मनी। क्लियर? ये याद रखिएगा। अब इसमें ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अभी इसको और भी क्या बोला जा सकता है? दिस इज मॉनेटरी बेस, ये एक इकोनॉमी का मॉनेटरी बेस है, या फिर हम बेस मनी भी बोल सकते हैं इसको, एक इकोनॉमी की। क्लियर? सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का भी। तो इससे हमारा मनी वाला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। होप आपको ये लेसन्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी करिए और आगे शेयर भी करिए। क्लियर? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। विद दिस और भी लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोस। सो लेसन के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ विद नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर। सो तब तक के लिए वीडियोस को देखते लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।